अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर अरसलान और सर मुदस्सर। ये एक वंस इन अ ब्लू मून हमारे पास इस तरह का इवेंट आया है कि हमारे पास जो है ऐसी दो पर्सनैलिटीज़ बैठी हुई हैं जिनके काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इनका विजिट है और बहुत ज़्यादा नॉलेज है। कंसल्टेंसी होती है, स्टडी अब्रॉड के हवाले से जो नॉलेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनके पास है, वर्क एक्सपीरियंस भी है और ये खुद भी इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो आज हम बेसिकली आज जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है वो ये है कि स्टूडेंट के लिए बड़ी मुश्किल होती है अपनी डेस्टिनेशन को चूज़ करना, कि वो किस डेस्टिनेशन को चूज़ करे, किस कंट्री को चूज़ करे जहाँ पे आगे जाके वो अपना करियर स्टेबल कर सके। तो इस पे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जी हमारे थैंक पास तशरीफ़ लाए। सर बात को स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि हमारे पास 4 बड़े रीजन्स हैं, उसके अंदर यूरोप आता है, यूएसए आता है, उसके साथ ही कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया आता है और यूरोप यूके, ये हमारे पास रीजन्स हैं। ठीक है, इनमें से किस स्टूडेंट को किस डेस्टिनेशन को करना चाहिए, इसमें उसके लिए फ़ायदा क्या है, नुकसानात क्या हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा मैम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी खुला और बड़ा और ब्रॉड क्वेश्चन, मेरे ख्याल में शायद इसका कोई वन लाइनर दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप कुछ सेलेक्ट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देखना होता है, स्टूडेंट का क्या प्रेफरेंस है। ओके। इंटरनेशनल स्टडी डेस्टिनेशन अगर उसने सेलेक्ट करनी है तो उसका मोटिव क्या है, वो करना क्या चाह रहा है, क्या वो सिर्फ पढ़ने जाना चाह रहा है, क्या वो पढ़ने के साथ काम करना चाह रहा है, क्या वो डायरेक्टली सेटलमेंट के लिए जा रहा है, उसको काम शाम नहीं करना, पढ़ना है और सेटलमेंट करनी है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये देखना है। सर मोस्टली पाकिस्तान से जो लोग जा रहे होते हैं उनका यही होता है कि वो करियर स्टेबल कर सकें अपना, डेस्टिनेशन बेशक जो भी हो, लेकिन ये है कि स्टडी वो जाएं, स्टडी के लिए जाएं तो आगे एक उनका करियर स्टेबल हो सके। तो इस हवाले से सबसे पहले हम यूके को डिस्कस कर लेते हैं कि यूके के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, जाएंगे तो फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, अदर रीजन्स में क्या फ़ायदे हैं इसके, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। यूके की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि कोविड के बाद, तकरीबन कोविड के दौरान ही यूके मार्केट में वापस आया और यूके ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ वीज़ा। तो पाकिस्तान जैसे कंट्री से जब आपने अप्लाई करना होता है, कोई चीज़ आपने कोई डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहला प्रेफरेंस जो देखना चाहिए वो आजकल तो वीज़ा है कि आपको मिलेगा कहाँ। वैसे डेस्टिनेशन की बात करें तो बहुत डेस्टिनेशन है और यूके बहुत क्लियर प्रोजेक्शन के साथ ही काम करता है कि वो अपने बड़े क्लियर माइंडसेट के साथ स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी को लेके चलते हैं। कि आप देखें यूके ने जब भी सर स्टडी वीज़ा पे काम किया है तो वो उनको इस तरह से, जैसे ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम्स हैं जिसमें स्पेशली इन रीजन्स में इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपीन, नेपाल की बात की जाए तो वो इस रीजन को नहीं देखते, वो वर्ल्ड वाइड देखते हैं कि हमारे पास अगर कहीं से भी स्टूडेंट आ रहा है तो हमने लेना है। तो ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है यूके का कि वो पाकिस्तान से उसका वीज़ा रेशो भी बड़ा अच्छा है। अगर आप इसका कंपैरिजन करें डिफरेंट कंट्रीज के साथ तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अगर 2024 में बात की जाए तो वो यूके ही है। हाँ ओके। इसमें आगे सर एक और क्वेश्चन निकलता है ना ऐसी बात से कि अगर हम यूके जाते हैं, यूके का वीज़ा एक्सपायर हो जाता है 3 इयर्स में, अगर पीआर की बात करें तो वो स्टडी के लिए हमें 10 इयर्स की प्रोफाइल चाहिए, तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, अगर यूके चले जाते हैं 3 साल बाद क्या करें। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात ये है कि बिल्कुल फ्यूचर की प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन जो अभी इस टाइम पे सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेके, पाकिस्तान एज ए रीजन या कंट्री को देखें तो मेरे ख्याल में सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बात की कि आपको वीजा देखना है कि मिलेगा कहाँ। यूके में आपको वीजा मिल गया तो फिर बेशक आपका प्लान लॉन्ग टर्म होना चाहिए सेटलमेंट का, लेकिन आप अपने गोल को क्लियर रखें कि आपका प्लान सेटलमेंट का है, लेकिन आपको लिटिल एडजस्टमेंट्स के साथ ही जाना है। ओके। ठीक है, एडजस्टमेंट में चीज़ ये है कि आप एक दफ़ा यहाँ से एग्जिट तो करेंगे, एग्जिट करने के बाद आप यूके चले जाते हैं, आप कहते हैं कि जी मुझे नहीं पसंद, मेरा जो फ्यूचर गोल है वो है तो अमेरिका, तो आप बिल्कुल अमेरिका जाएं। लेकिन पाकिस्तान से आप अप्लाई करेंगे तो वीज़ा रेशो तो बहुत डाउन है, उनकी आज तक किसी को समझ नहीं आई उनकी पॉलिसी है क्या, क्योंकि कोई पब्लिश्ड पॉलिसी नहीं है कि किस क्राइटेरिया पे आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा आपको मिलेगा। लेकिन यूके की सबसे अच्छी बात ये है, जैसे सर मुदस्सिर ने भी ऐड किया, कि बड़े क्लियर माइंड सेट के साथ चलते, उनकी जो पब्लिश पॉलिसी है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दी है पूरी दुनिया के लिए, उन्होंने उसी को फॉलो कर, उन्होंने अगर लिख दिया है कि जी इतनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और इतने दिनों की चाहिए, तो उतने दिन की पूरी करके आपने लगानी है तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। ठीक है सर यूके का ना, अगर हम एक जनरल बात करें, स्टूडेंट्स के माइंड में ना एक वो स्पेल नहीं होता, जैसे कनाडा का एक टाइम पे पाया जाता था, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पाया जाता था, यूके का वो स्पेल नहीं है। तो क्या हम कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में मूव कर सकते हैं स्टूडेंट को। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपका सवाल यूके से मूव करने का है? नहीं, यूके से मूव करने का नहीं, एज अ डेस्टिनेशन मैं कह रहा हूँ कि यूके का वो स्पेल नहीं है, जिस तरह लोग कहते थे ना कि हमने जाना है तो जाना कनाडा ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैंने बात की कि बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ड्रीम है कि वो अमेरिका चले जाएं, लेकिन ये ड्रीम तो तब ट्रू होगा जब कोई वीज़ा आपको मिलेगा, तब आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर तो आपको मिल जाए, अगर आप चांस लेना चाहते हैं आप लें, अगर आपको मिल जाता तो आप बिल्कुल उस साइड पे जा सकते सर हैं। प्रोफाइल में क्या क्या नेसेसरी चीज़ें होनी चाहिए फॉर कनाडा वीज़ा, अच्छा, कनाडा इसमें स्टूडेंट वीज़ा। एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ। आप जैसे कह रहे थे ना, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा मज़ेदार था कि
यूके में स्टूडेंट जो है वो उस तरह नहीं इंटरेस्टेड होता। यूके मेरे ख्याल में सर आपने भी देखा है कि यूके लास्ट ऑप्शन है बच्चे की। और अगर नंबर्स में बात करें पाकिस्तान से अगर नंबर्स के हैं तो सबसे ज़्यादा यूके के हैं। लास्ट ऑप्शन भी आपकी टॉप प्रायोरिटी बन जाती है क्योंकि आपको वीज़ा ही कोई कंट्री दे रहा होता है। तो ये हमारी विश भी नहीं है कि हम इधर जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। अगर आप वो फिलफिल ही नहीं कर रहे, अगर वो कंट्री आपको लेने ही नहीं चाह रहा, तो वो ऑब्वियसली फिर आपकी जो है वो विश हो सकती है, लेकिन आगे फिर आपके लिए ऑप्शन नहीं बन सकती। लेकिन पॉसिबिलिटीज को देखना पड़ता है। पॉसिबिलिटी सर अब मुझे ये बताएं कि नेसेसरी चीज़ें क्या हैं, नेसेसरी क्या फैक्टर्स हैं कि हम कनाडा को या ऑस्ट्रेलिया को मूव कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कनाडा की बात करें तो कनाडा मेरे ख्याल में हमेशा से उन्होंने टारगेट किया है टॉप टियर का स्टूडेंट, मतलब हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट जो है उसको उन्होंने टारगेट किया है, उसी को उन्होंने वीजा दिया। और जब उन्होंने एसटीएस प्रोग्राम लॉन्च किया था उस टाइम पे उन्होंने ये कह दिया था बैक इन 2018 शायद एसटीएस लॉन्च किया उन्होंने। हाँ जी, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे बैकलॉग बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस पेंडिंग हो गई, जिस वजह से उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। उसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स डाल दिए कि अगर आप इसमें दाखिला लेंगे तो आपका जो वीज़ा है वो फास्ट प्रोसेस होगा, लेकिन उसके साथ साथ लिविंग कास्ट के पैसे आपको कनाडा में रखने पड़ेंगे। अब एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि आपको वो 20,000 समथिंग जो कैनेडियन डॉलर हैं वो कनाडा के अंदर पहले डिपॉजिट करने हैं। जब कल आप जाएंगे फिर उसमें से पैसा निकाल के आप खर्च कर सकते हैं, वो आपकी कास्ट में ऐड होता था। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कनाडा एक लाइमलाइट में कंट्री था और फिर भी उसके बावजूद स्टूडेंट जाते थे, लेकिन वो रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल में इतनी टफ थी कि उस नंबर पे स्टूडेंट जा नहीं सका जिस नंबर पे यूके में जाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट आसान है और उसमें आपका बजट बहुत ऊपर जा रहा था। बजट बहुत ऊपर, आप जीआईसी में 20,000 प्लस डिपॉजिट करवा रहे हैं, प्लस वो 1 ईयर की एनुअल फी जो है वो फुल चार्ज कर रहे हैं। वो आपका 9 to 10 मिलियन तक चला जाता है और वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड करें, आपको शायद पता हो कि एसटीएस प्रोग्राम भी क्लोज हो चुका है। हाँ जी, अब उन्होंने वो क्लोज कर दिया जो उन्होंने बैक इन 2018 में स्टार्ट किया था 14 कंट्रीज के लिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपीन, नेपाल वगैरह डिफरेंट कंट्रीज को एसटीएस प्रोग्राम कर रहे थे। अब उन्होंने क्लोज कर दिया है। अब स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल प्रोसेस ही रह गया है, लेकिन उसका भी वीज़ा इशू पहले बहुत ज़्यादा इशू है, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। मतलब एसटीएस ऑलरेडी क्लोज है पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। वीज़ा रेशो नेग्लिजिबल है। हाँ नेग्लिजिबल है, बहुत बहुत कम वीज़ा लगेगा, लेकिन फिर भी ज़ाहिर एक मार्केट है। टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी से यहाँ पाकिस्तान से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल वीज़ा मिलेगा। ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल अप्लाई करेंगे और वीज़ा निकलेगा। लेकिन बात वही है कि क्लियर पॉलिसी नहीं है कि किसको वीज़ा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। जब आप कंपैरिजन करेंगे यूके के साथ, आपके साथ में क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया हमने देखा ही है कि कोविड से लेकर अब तक कैसा उसने परफॉर्म किया। सर वो पिछला जो हमारी पॉडकास्ट थी उसमें ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी सारे रूल्स को हमने किया था, लेकिन उसकी प्रैक्टिकली क्या अप्रोच है, मतलब प्रैक्टिकली वीज़ाज लग रहे हैं। एक बात होती है कि एक रूल आता है, एक उसकी फिर आगे प्रैक्टिकल हमारे पास एग्जांपल होती है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिकली किस जगह पे खड़ा है? ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या अपडेट क्या है? हाँ जी बिल्कुल, अपडेट ये है कि अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, बंद तो उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर एक बिजनेस है। और अब तो वीज़ा फीस भी बहुत बढ़ा दी, 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के करीब वीज़ा फीस कर दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद यार एक मार्केट है, अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं कल ही एक लिंक्डइन पे पोस्ट पढ़ रहा था कि एक एप्लीकेंट ने अप्लाई किया, जीएटी यूनिवर्सिटी थी, बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी थी, अच्छी खासी फीस सबमिट हुई थी, लाइक 17-18,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, लेकिन विद इन 1 आवर रिफ्यूज़ल आ गया। ओके, 1 आवर में रिफ्यूजल आया है। और इवन हमारे एम्बेसी में अभी भी 4 केस पेंडिंग है जो 6 मंथ से वेटिंग पे है। वहाँ पे एक जगह पे वो 1 दिन में रिफ्यूज कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट को वो 6 मंथ तक वेट करवा रहे हैं। तो डिस्करेज करने के लिए ये भी बड़ी अच्छी पॉलिसी होती है। ये ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट रहा है। किसी को 1 दिन में रिफ्यूज करना है, किसी को 6 महीने लटका देना है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट का जो है वो फिर वो माइंडसेट वहाँ से डाइवर्ट होता है। और आपने भी देखा होगा सर कि अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें कि यूजी में भी बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं जो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया को जा रहा था। अब अंडर ग्रेड का स्टूडेंट जो है उसके लिए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया जब नहीं रही तो ऑब्वियसली उसने भी आगे मूव करना है, उसने अपना माइंडसेट बना भी लिया। अगर आप देखें आपके पास भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने अब पहले वो उनकी टॉप प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया ही थी, लेकिन अब वो मूव कर रहे हैं वहाँ से भी। कनाडा ऑलरेडी डोमेन में नहीं है, यूएस का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया भी अब हमारी जो है वो रीच से जा रहा है, तो अब वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स यूरोप की तरफ। अच्छा सर, अभी आपकी स्टेटमेंट में कहा कि यूएस का वीज़ा भी, लेकिन यूएस के बारे में सुनने में ये आता है कि यहाँ से बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट देके, फीस देके आप जा सकते हैं, तो यूएस का वीज़ा क्यों नहीं प्रेफर करते? यूएस में अट्रैक्शन ही सिर्फ ये है कि उसका वीज़ा अप्लाई करना बाकी के लिए बहुत आसान है। ओके। स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन उसके अंदर ये है कि वो खुद एम्बेसी में प्रेजेंट हो जाता है, जैसे आप और मैं बैठे हुए ऐसे वीज़ा ऑफिसर के सामने जाके बैठ सकते हैं,
ओके जब आप बैठेंगे, आप इंटरव्यू देंगे, वो 2-3 मिनट का इंटरव्यू होगा और उसी पे उसने डिसाइड करना है। और क्या क्राइटेरिया है वो आज तक किसी को पता नहीं चला कि किस पे वो डिसाइड करे। लेकिन आपके वीजा डिसीजन तक आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। Okay. 600 to 1000 यूएस डॉलर तक की आपकी इन्वेस्टमेंट, और आपको पता चल जाता है कि वीजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर तो मिल गया तो समझे आपकी एक लॉटरी लग गई है। ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी की आपने वीजा अप्रूव होने के बाद पे करनी है, वो पाकिस्तान से पे करेंगे, जाने के बाद पे करें। अट्रैक्शन सिर्फ इस हद तक है यूएस की अगर बात करें। नंबर ऑफ रिफ्यूजल बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ रिफ्यूजल ज़्यादा है, ये मतलब टोटली इंटरव्यू पे डिपेंड करता है या और क्या फैक्टर्स होते हैं ऐसे? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ जी, इंटरव्यू तो देखें ना सर, उन्होंने तो इंटरव्यू करना है, उन्होंने 1 से 2-3 मिनट में उसको क्लियर कर देना है, तो वो 3 मिनट में तो जज नहीं करते ऑब्वियसली। उस पे उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी प्रोफाइल है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और फिर एक फिजिकल इंटरव्यू, फिर फिजिकल अपीयरेंस भी आ जाती है, तो वहाँ से भी वो देखते हैं चीज़ों को, तो क्वेश्चन में वो फिर इसकी परसेंटेज मतलब a lot of things have to go right for this visa. यस एग्जैक्टली। Okay. उसमें लक बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है अगर यूएस की बात। एक लास्ट रीजन को हम डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास रीजन आता है यूरोप का। यूरोप के अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिसको टारगेट कर सकते हैं, और आई थिंक सो, या आप बेहतर बताएंगे, मेरे ख्याल से यूके की निस्बत फाइनेंसेस भी उसके अंदर कम चाहिए होते हैं। हाँ जी, अच्छा उसमें जैसे सर ने ऐड किया कि अंडरग्रेड की जो मार्केट है वो शिफ्ट हो रही है। ओके शिफ्ट होने में काफ़ी टाइम लगा है। जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था वो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की उसने ख्वाब देखे हैं। अंडरग्रेड की अगर बात करें, क्योंकि और कोई खास ऑप्शन था भी नहीं, ओके और बड़ा मुनासिब ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया। लेकिन 2 साल इंतज़ार करने के बाद, 3 साल इंतज़ार करने के बाद अब स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया को आलमोस्ट खैर बात कह दी है। अब ऑल्टरनेट मार्केट पे देख रहे हैं। यूके काफ़ी स्टूडेंट टेस्ट कर चुके हैं अंडरग्रेड में जाकर। यूके बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है फॉर द अंडरग्रेड। 3 साल के लिए आलमोस्ट पर ईयर 12 to 15,000 पाउंड देना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान से फाइनेंस करना बहुत मुश्किल है, उधर से अर्न करके फाइनेंस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसकी टेस्टिंग के बाद फिर टाइम आया है यूरोप का। हाँ, अब हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से स्टूडेंट खुद नए नए ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। नए ऑप्शन की अगर बात करें, लैटविया है, लिथुआनिया है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, साइप्रस एक लेटेस्ट ऑप्शन, लेटेस्ट तो नहीं है तो बहुत पुराना, लेकिन दोबारा जिंदा हो गया है एकदम। Okay, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जो अब जिंदा हो चुके हैं, क्योंकि अंडरग्रेड की स्टडीज़ एक मुनासिब प्राइस के अंदर, प्राइस टैग के अंदर आपको मिलती है साइप्रस के अंदर। और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ भी हैं लाइक यूक्लैन वहाँ पे अवेलेबल, जो ब्रिटिश एजुकेशन आपको साइप्रस में देती है, और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस जो यूके में आप पे कर रहे हैं। ओके मतलब उसकी प्राइस ऑफ है। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन ये निकलता है कि जब स्टूडेंट अपना केस प्रोसीड करने जा रहा होता है, स्टार्ट करता है, तो उस पर सबसे बड़ा उसके लिए एक माइलस्टोन होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। तो ऐसा कौन सा टेस्ट किया जाए कि उसके लिए वो बाउंड ना हो जाए किसी एक रीजन के लिए? तो ये इसके हवाले से गाइड करें कि हमें कौन सा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? अच्छा, इसमें देखा जाए ना, अभी जो रिसेंट पॉलिसी चेंजेस हुई हैं, आपने भी चेक की हैं कि पीटी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर आप देखें 59 जो हो चुका है पीजी में, हो चुका है 59 to 64 वो डिमांड कर रही हैं, और यूजी में 55 तक चला गया है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की बात करें तो मेरे ख्याल में तो अभी स्टूडेंट्स को आर्ट्स की तरफ करना चाहिए। आर्ट्स की रिक्वायरमेंट अभी भी कम है, साइप्रस 5 पे है फॉर बैचलर्स प्रोग्राम। यूके में भी 5.5 पे फाउंडेशन है। बैचलर्स में अगर स्टूडेंट जाना है तो 6 पे हो जाता है। 6 चाहिए होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करें तो आर्ट्स जो है वो उसको टॉप पे है, उसको सर arts कई करना ऐसे चाहिए। स्टूडेंट्स होते हैं ना जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना चाह रहे होते फॉर इंग्लिश टेस्ट, तो उसके लिए फिर ये है कि उस कंट्री को टारगेट करें जहाँ पे विदाउट आर्ट्स ऑप्शन आती है। उसमें लेटविया है, लिथुआनिया है, ये कंट्रीज हैं जो विदाउट आर्ट्स ले रहे हैं। रशिया भी ले रहा है, हाँ जी, रशिया भी ले रहा है, चाइना भी ले रहा है, तो इन कंट्रीज को वो टारगेट कर सकते हैं। अगर यूरोप को एक स्टूडेंट टारगेट करता है, यूरोप में किस किस रीजन में हम जा सकते हैं, किस किस कंट्री में जा सकते हैं और उनकी वीज़ा रेशो क्या है? हाँ जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट जब हम अप्लाई करना, सबसे पहले ये देखें कि पाकिस्तान में रहते हुए किस वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं आप। हाँ जी। पाकिस्तान में रहते हुए फिनलैंड का वीज़ा अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़रा दुबई उसके लिए ट्रैवल करना है, लेकिन वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। हमने अभी जितने एप्लीकेशन उस पर डाली थी वो सारी अलहमदिल्ला सक्सेसफुल हो चुकी हैं। सबसे बड़ी अट्रैक्शन इसके अलावा ये है कि फिनलैंड में विद डिपेंडेंट आप जा सकते हैं। ओके यूके में हम एक चीज़ मिस कर गए हैं कि यूके में डिपेंडेंट जब 2023 में दिसंबर में जब उसको एंड किया, तो जो 24 ये साल गुजरा है, इसमें स्टूडेंट की एनरोलमेंट बहुत ड्रॉप हुई है, ओके बहुत नीचे आ गई है। क्योंकि इससे पहले जो यूके में स्टूडेंट जा रहा था वो 50% से ज़्यादा ऐसा स्टूडेंट था जो अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके जा रहा था। तो जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी शिफ्ट की और डिपेंडेंट्स को बंद किया, उसके बाद से यूके की ओवरऑल एनरोलमेंट डाउन हो गई। और आपने ये देखा होगा कि 2014 के अंदर जितनी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट सारी पाकिस्तान में ही घूमती फिरती आपको नजर आई। उसका रीज़न यही था कि वो अपने रिसोर्स इतना डेवलप कर चुके थे पिछले 2-3 सालों में। जब उन्होंने इतना इन्फ्लक्स देखा, इतना स्टूडेंट आया उनके पास, नई बिल्डिंग्स ले ली, नए टीचर हायर कर लिए, और साथ ही गवर्नमेंट ने पॉलिसी शिफ्ट की,
डिपेंडेंट बंद की और वो सारी जो एनरोलमेंट है वो ऑलमोस्ट 60-70% ड्रॉप हो गई। ड्रॉप हो उनको चलाने के लिए आप सारी यूनिवर्सिटीज एफर्ट कर रही हैं। और अब दोबारा उन्होंने स्टार्ट कर दिया डिपेंडेंट को, दोबारा उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एमएससी रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे Okay. डिपेंडेंट को दोबारा यूके ने उसकी भी वीजा रेशो वैसे ही है जैसे पहले थी या वीजा रेशो में कोई वीजा फर्क? रेशो सेम है, वीजा रेशो का कोई वीजा रेशो अच्छी है। वीजा रेशो नहीं है। अब क्वेश्चन आपका वहीं पे रह गया कि हाँ, फिनलैंड का। हाँ, फिनलैंड का। फिनलैंड से स्टार्ट हो रहे थे। हाँ जी, फिनलैंड की वीजा रेशो बहुत अच्छी रही है। मैंने शायद किसी के रिफ्यूजल अभी तक देखा नहीं है। दुबई जाना थोड़ी हर्डल है पाकिस्तान से, लेकिन जो लोग फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका दुबई का विजिट भी लग जाता है। Okay. हमारे एप्लीकेंट्स के लगे हैं, उन्होंने जाके वीजा प्रोसेस किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके वीजा लग गए हैं। सबसे बड़ी एक और अच्छी खबर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेड में भी वो डिपेंडेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ओके यस। ठीक है। और तो इसका एक ये और जो बड़ा प्लस पॉइंट है। या फिनलैंड में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक और भी है, वो ये देखा जाए कि अगर आप एकेडमिक्स अच्छे हैं स्टूडेंट्स के, तो उसकी परसेंटेज अच्छी है, मोर देन 80% उसके मार्क्स हैं एफएससी के बाद, या वो सीजीपीए उसका 3.5 है बैचलर्स में, तो उसको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती है। इवन हमारे स्टूडेंट्स को 70% की स्कॉलरशिप मिली है, और ठीक ये है। एक काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर स्टूडेंट आप देखें जैसे इटली की तरफ बहुत ज़्यादा मूव होता है, वहाँ पे फुली फंडेड है, तो यहाँ पे भी अगर आप अपनी परसेंटेज अच्छी है तो आप फिनलैंड को टारगेट करें। आपकी एनुअल फीस अराउंड 12,000 से 14,000 यूरो तक आती है, तो आप यहाँ पे 5 to 6,000 यूरो में इजीली मूव कर सकते हैं। और ये एनुअल फीस है। यस, एनुअल फीस है, अपफ्रंट आपने सारी पे करनी है, लेकिन स्कॉलरशिप के यहाँ पे अच्छे चांसेस हैं। स्कॉलरशिप के अच्छे चांसेस हैं। आगे यूरोप की किसी और कंट्री का साइप्रस के बारे में आपने डिस्कस हाँ किया जी, था। साइप्रस के बारे में अगर बात करें तो साइप्रस एक अफोर्डेबल ऑप्शन है इस रीजन के अंदर। ओके और दूसरा साइप्रस का ये फायदा है कि ये बाकी शेंगन कंट्रीज के साथ बहुत कनेक्टेड है उसका एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन में तो है। ठीक है, इधर से फाउंडेशन पढ़ने के बाद आप किसी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। फाउंडेशन करने के बाद यूरोप के किसी भी इंग्लिश स्कूल में जा सकते हैं जहाँ पे इंग्लिश में कोई बैचलर करवाया जा रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी जो साइप्रस के कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो फ्रांस की बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी के स्कूल्स के साथ कनेक्टेड हैं। इंटर्नशिप्स के लिए जा सकते हैं, एक्सचेंज ईयर पे जा सकते हैं। ये एक अच्छी अट्रैक्शन है। इसके साथ साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बड़ी अच्छी हैं साइप्रस के अंदर। हाँ। साइप्रस के हालांकि देखा जाए तो साइप्रस लोग कहते हैं कि वहाँ पे क्या अर्निंग होगी, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफर्टेबल हैं। एक तो वो बड़ा ही लो बजट है, वहाँ पे एक्सपेंस नहीं है, लिविंग कॉस्ट बड़ी कम है स्टूडेंट्स की। अगर आप इसका कंपैरिजन करें यूके के साथ, तो यूजी में जो स्टूडेंट जा रहा है उसको 10,000 इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ रहा है यूके में, और यहाँ पे तो वो 5,000 यूरो में सर, एनुअल यहाँ फीस पे के साथ जा रहा है। तो एक उसके और लिए बड़ा कंपैरिजन easy है। बनता है कि अर्निंग के लिए अगर हम अर्निंग को देखें तो यूके जैसी अर्निंग है क्या यूरोप में? देखिए, ये डिपेंड करता है। यूके में अगर आप तो अंडरग्रेड में चले गए हैं तो फिर तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। क्योंकि आपकी एक तो क्लासेस का टाइम भी ज़्यादा है, आपकी फीस भी ज़्यादा है। तो सेविंग की अगर बात करेंगे तो सेविंग तो कुछ नहीं बनी आपको कुछ खास। ठीक है। और वो डिपेंड करता है ना कि लिविंग कॉस्ट कितनी हाँ, है। लिविंग कास्ट अब यूके की लिविंग कॉस्ट में और यूरोप की लिविंग कॉस्ट में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। जब वेजेस में Okay. डिफरेंस है तो लिविंग कॉस्ट में भी है। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है इसमें काफ़ी सारा नॉलेज आपसे गेन किया है, और आई थिंक सो जब आप ये देखेंगे तो आपके काफ़ी सारे कंसर्न्स रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है। तो थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अपना इंटरव्यू किया। Thank you so much.